हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप फिट होंगे, फाइन होंगे और आपकी क्लास 10th की स्टडी भी बहुत ही धमाकेदार चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई ने अब आपका सिलेबस यानी जो है वो रिड्यूस कर दिया है और आपको टर्म फर्स्ट और टर्म सेकेंड में दो तरीके से एग्जाम लेना है। यदि टर्म 1 की बात करें तो आपके एमसीक्यू आने हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि हम डिफरेंट वीडियोज लेके आने वाले हैं। जैसे एमसीक्यू की अलग वीडियो लेके आएंगे, असर्शन रीजन की अलग वीडियो लेके आएंगे और केस स्टडी की अलग वीडियो लेके आएंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 का एसिड बेस एंड सॉल्ट के सारे कौन से केस स्टडी क्वेश्चंस को। यहां पे एक बात ध्यान रखना, आपको हमेशा क्या दिया जाएगा, एक पैराग्राफ दिया जाएगा। उस पैराग्राफ को आपको पढ़ना होगा और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला केस स्टडी क्वेश्चन को, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो पहले हम देखते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ है। पैराग्राफ क्या है? यदि हम पैराग्राफ की बात करें तो सिंपल क्या लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम 1 to 5। तो ध्यान समझना, रिएक्शन बिटवीन MnO2 विद HCl। ठीक है भाई, MnO2 है, ठीक है, MnO2 है, इसकी रिएक्शन हमने HCl से करा दी। ध्यान समझना, जैसे हमने रिएक्शन कराई, इज डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग डायग्राम। इट वाज ऑब्जर्व दैट अ गैस विद ब्लीचिंग एबिलिटीज वाज रिलीज। देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि ये गैस रिलीज हो रही, देख रहे हो आप, जैसे ये रिएक्टेंट इसमें MnO2 हमने मिलाया, सॉरी MnO2 है ये रिएक्टेंट, और यहाँ पे हमने HCl को मिला दिया। HCl को जैसे ही मिक्स किया तो यहाँ से गैस रिलीज हो रही है, जो कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज होती है। यदि हम बात करें तो MnO2 की रिएक्शन जब हमने HCl से की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना, तो क्या बनेगा? तो यहां पे जो बनता है वो बनता है आपका सिंपल MnCl2, ठीक है ना, मैग्नीज क्लोराइड प्लस आपको मिलती है क्लोरीन गैस मिलती है प्लस वाटर मिलता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब ध्यान से समझना, यहां पे यदि मैं बात करूं तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, जो ये रिएक्शन है ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसी है? रेडॉक्स रिएक्शन। ध्यान समझना। अब आप कहोगे सर रेडॉक्स रिएक्शन कैसे है? तो देखो ध्यान से समझो, रेडॉक्स रिएक्शन इसलिए है क्योंकि यहां पे MnO2 का क्या हो रहा है, देखो MnO2 यहां पे देखें +4 से +2 में जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और यहां पे -1 से क्लोरीन 0 में जा रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां पे यदि हम बात करें तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहां पे हम यदि बात करें तो यहां पे क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखो एक बात ध्यान रखना, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं हम उसको? ऑक्सीडेशन। और याद रखना, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम बोलते हैं क्या? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से समझना, यहां पे एक बात और है। अब जैसे हमने ये लिख दिया, अब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसे हम बोलते हैं सिंपल क्या? रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन बोले तो आप बोल सकते हो जिसका रिडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, मैंने यहां पे बैलेंस केमिकल रिएक्शन नहीं लिखी है, इस बात को ध्यान रखना। ये सिंपल आपका ये बन रहा है। यदि हम बैलेंस करना चाहें तो 2HCl यहां पे कर देते हैं, है ना, और यहां पे जब 2HCl हो गया तो देखो क्लोरीन यहां भी हो गया, ऑक्सीजन यहां पे 2 हैं, यहां भी 2 कर देते हैं और यहां भी 2 कर देते हैं, यहां पे 4 कर देते हैं। कितने कर देते हैं? 4। ठीक है, जैसे आप 4 करोगे, ठीक है, तो यहां पे कितना हो गया? यहां भी आपका, तो आप सिंपल यहां पे देखेंगे रिएक्शन क्या होगी आपकी? बैलेंस हो गई। ठीक है, ये बैलेंस है। और आपको पता है बैलेंस केमिकल रिएक्शन किसे बोलते हैं? टोटल मास क्या होता है पूरी रिएक्शन का? कंजर्व होता है। ये बातें ध्यान रखना। ठीक है, चलो
अब हम इसके बेसिस पे क्वेश्चंस देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, देखा जाए लिखा हुआ है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन MnO2 एंड HCl इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो अभी हमने बताया था जो आपकी रिएक्शन हो रही थी वो कैसी हो रही थी, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही थी। बोलो, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन बोले तो हमने अभी बताया था ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होंगे उसे हम क्या बोलते हैं, बोलो रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं। देखो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो पता है ना, मेटल की रिएक्टिविटी होती थी, वो मेटल क्या करता था, दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देता था, ताकतवर मेटल होती थी तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं रहा है। अच्छा, कॉम्बिनेशन, जब दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर क्या बनता था, सिंगल सब्सटेंस बनता था, तो वो भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है, क्या है, सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन है। ये बात क्लियर, तो सी आंसर हो गया। हम आंसर को भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो देखो अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। यदि हम बात करें तो लिखा हुआ क्लोरीन गैस रिएक्ट विद टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। भैया किससे रिएक्ट करेगा और क्या मिलेगा आपको, ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। तो ध्यान समझना, यहां पे जो होता है सिलेक्ट लाइम होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, सिलेक्ट लाइम, सिलेक्ट लाइम, या इसी को हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब क्या होता है, सिंपल सा, यहां से हम क्लोरीन गैस को पास कराते हैं। जैसे ही हम क्लोरीन गैस को पास कराते हैं तो आपको क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है। क्या मिल जाता है, ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है। यही क्या है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने का मेथड है। तो सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, आप देख लो यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्लियर। तो पहला वाला आंसर हो गया ए। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे आंसर देखेंगे तो आंसर क्या दिया हुआ है, ए आंसर सिंपल दिया हुआ है। तो चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान समझना, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है भाई, क्या पूछ रहा है, MnO2 इज गेटिंग रिड्यूस वेयर एज HCl इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। चलो देख लेते हैं। यदि हम देखें तो MnO2 की रिएक्शन हमने जब HCl से कराया था तो क्या हुआ था, बोलो, आपका जो बना था MnCl2 बना था प्लस Cl2 बना था। ठीक है, अब यहां पे यदि हमने देखा था सिंपल, तो क्या हुआ था, जो MnO2 था वो क्या हो गया था, बोलो, रिड्यूस हो गया था। ठीक है ना, और जो HCl था वो क्या हो गया था, बोलो, ऑक्सीडाइज हो गया था। सिंपल सी बात है। तो यहां पे देख लो, बस आंसर क्या हो जाएगा, MnO2 इज गेटिंग रिड्यूस वेयर HCl इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। बिल्कुल ये आंसर ही है। अच्छा, दूसरा लिखा हुआ MnO2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, नहीं। देखो सिंपल सी बात है, यहां पे रिड्यूस मतलब जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको रिड्यूस बोल रहे हैं, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडाइज बोल रहे हैं। सिंपल, ठीक है ना। तो यहाँ पे HCl क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है ना, तो देखो क्लियर, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडाइज बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब सी ऑप्शन लिखा हुआ MnO2 एंड HCl बोथ आर गेटिंग रिड्यूस, नहीं भाई, बोथ तो रिड्यूस है ही नहीं, ये दोनों ही रिड्यूस हो जाते तब तो ये आपकी रिडॉक्स रिएक्शन ही नहीं होती। सिंपल सी बात है। अब देखो नेक्स्ट लिखा हुआ MnO2 एंड HCl बोथ आर गेटिंग ऑक्सीडाइज, नहीं भाई ये भी आंसर नहीं होगा। तो सिंपल आपका आंसर जो होगा वो ए आंसर होगा। आप यहाँ पे आंसर भी चेक कर सकते हैं, आंसर आपका ए ही आ रहा है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान समझना। अब देखो, इन द एबव डिस्कस्ड रिएक्शन व्हाट इज द नेचर ऑफ MnO2। एक बात बताओ, जब MnO2 था इसकी रिएक्शन हमने HCl से कराई थी, देखो ये कैसा है, एसिड है। ठीक है ना, ये एसिडिक बिहेवियर, तो ये कैसा है, देखो सॉल्ट बन रहा था ना MnCl2, तो ये कैसा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा होगा। कैसा, बेस। तो मतलब यदि हम बात करें तो ये ऑक्साइड कैसा हो जाएगा, बेसिक ऑक्साइड हो जाएगा। कैसा ऑक्साइड होगा, बेसिक ऑक्साइड। सिंपल। तो यहां पे जब आप आंसर देखोगे, एसिडिक ऑक्साइड नहीं भाई, न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं भाई, बेसिक ऑक्साइड बिल्कुल सही, एम्फोटेरिक नहीं, एम्फोटेरिक नहीं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसे बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड उसे बोलते हैं, सिंपल याद रखना, जो एसिडिक और बेसिक दोनों तरीके से बिहेव करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। सिंपल। तो यहां पे आप आंसर देखेंगे
तो आंसर क्या आ गया, बी आ गया, और हमारा भी आंसर क्या आ रहा था, बी आ रहा था। तो चलो भाई नेक्स्ट धमाकेदार क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ध्यान समझना। तो कितने आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, लॉलीपॉप जैसे। बिल्कुल आपको बस नॉलेज होनी चाहिए। यदि आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ रखा है तो क्वेश्चन आपका चुटकियों में बन जाएगा, कोई टाइम ही नहीं लगना है। अब देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हाट विल हैपन इफ वी टेक ड्राई HCl गैस इंस्टीड ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl। देखो भाई यदि मान लो ड्राई HCl गैस ले लोगे, तो ड्राई HCl गैस ले लोगे या हम बात करें, ठीक है ना, तो ये क्या नहीं कि डज नॉट रिएक्ट, ये रिएक्शन ही नहीं होगी, डज नॉट रिएक्ट, और जो रिएक्शन होगी इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं होगा, वो ड्राई HCl होगा तो H+ आयन आयंस में वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए यहाँ पे अब ऑप्शन देख लो, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, रिएक्शन विल अकर फास्टर, नहीं भाई ये भी नहीं होगा। दूसरा रिएक्शन विल नॉट, बिल्कुल सही बात है, रिएक्शन आपकी अकर नहीं करेगी, रिएक्शन नहीं होगी। और देखो रिएक्शन रेट विल बी स्लो, नहीं भाई, रिएक्शन रेट विल रिमेन द सेम, नहीं भाई तब भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया, सिंपल आंसर आपका बी हो गया, और यहां पे आंसर क्या आ गया, बी आंसर आ गया। तो हो गई बच्चा लोग बल्ले बल्ले। तो कितना आसान क्वेश्चन था, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मतलब, ये आपका नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन है। इसमें भी आपको क्या मिलेंगे, 5 क्वेश्चन मिलेंगे, तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये आपको दिल्ली में आपने एक यमुना नदी का आपने सीन देखा होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो यमुना नदी है बहुत पॉल्यूटेड है, क्या है, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से समझना, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5, ठीक है भाई। द प्राइमरी रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ द टॉक्सिक फॉर्म इज हाई फॉस्फेट कंटेंट इन द वेस्ट वाटर। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो यहाँ पे बात बोल रहा है, जो प्राइमरी रीजन है इस चीज का वो क्यों है, क्योंकि इसके पीछे जो फॉर्मेशन हो रहा है, टॉक्सिक फॉर्म का फॉर्मेशन हो रहा है बहुत ज्यादा, मतलब टॉक्सिक बोले तो बहुत ही खतरनाक तरीके से क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, वो भी क्या, फॉर्म इज हाई फॉस्फेट, क्या हो रहा है, फॉस्फेट कंटेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक, इसमें वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर में क्या है आपका जो फॉस्फेट कंटेंट है वो जब बहुत ज्यादा है। अब क्या हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ, इसकी वजह से डिटर्जेंट यूज इन डाइंग इंडस्ट्री, तो डिटर्जेंट क्या होता है बोलो, क्योंकि क्यों हो रहा है, क्योंकि डिटर्जेंट जितनी इंडस्ट्रीज हैं वो इनका यूज करती हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो, धोबी घाट यमुनाज पॉल्यूशन लेवल इज सो बैड, जो धोबी घाट है, ठीक है ना, वहां पे यमुना नदी के पास तो क्या है, वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन लेवल है उनका, बैड डेट, सो बैड डेट पार्ट्स ऑफ इट हैव बीन लेवल डेड एज देयर इज नो ऑक्सीजन इन इट फॉर एक्वेटिक लाइफ टू सर्वाइव। यहाँ पे यदि हम बात करें, यहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ होते हैं, मछलियां या किसी की बात करें, तो वो इसमें सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। क्यों सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, देयर आर नो ऑक्सीजन, कोई ऑक्सीजन नहीं है। जब ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो एक्वेटिक जो आपके क्या होंगे, एक्वेटिक लाइफ होगी वो रहेगी ही नहीं, क्योंकि आपको भी पता है जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी होता है। तो चलो इस पे बेसिस पे हम क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्या है पहला क्वेश्चन, इसके बेसिस पे लिखा हुआ है, प्रेडिक्ट द पीएच वैल्यू ऑफ द वाटर ऑफ रिवर यमुना इफ द रीजन फॉर फ्रोथ इज हाई कंटेंट ऑफ डिटर्जेंट डिजॉल्व इन इट। देखो ये बोल रहा है क्यों इतना हाई कंसंट्रेशन है, जो हाई कंटेंट ऑफ डिटर्जेंट डिजॉल्व हो जाता है, ऐसा क्या रीजन है, क्योंकि इसका इसलिए रीजन है, सिंपल सी बात है, क्योंकि जो पीएच होती है वो 10 to 11 के बीच में होती है। मतलब कैसा नेचर हो जाता है, बेसिक नेचर हो जाता है, सिंपल, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर भी क्या होगा, आपका ए होगा, और हमारा भी आंसर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। क्लियर। तो देखो सिंपल सी बात है। अब हम चलते इसी प्रकार के दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान समझना। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द वाटर विद डिटर्जेंट डिजॉल्व इन इट। ठीक है भाई, वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बताओ विच करेक्ट होगा इसमें, फॉर द वाटर विद डिटर्जेंट
डिजोल्व इन इट। जब आप वाटर में किसको डिजोल्व कर रहे हो, डिटर्जेंट को डिजोल्व कर रहे हो, क्या होगा? तो लिखा हुआ लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। नहीं भाई ये तो नहीं होगा, ठीक है। अब लिखा हुआ है यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन तो नहीं होगा, हाइड्रो लो होगा यदि हम बात करें, क्योंकि क्यों? क्योंकि आपको भी पता है पीएच क्या जा रहा था, पीएच इसका जा रहा था 10 से 11। जब 10 से 11 जा रहा था मतलब कैसा था, बेसिक था। और जब बेसिक था तो आपको सिंपल सी पता है बात है कि पीएच जब ज्यादा होगा तो OH माइनस का आयन का कंसंट्रेशन वो क्या होगा, वो भी ज्यादा होगा। और यदि हम बात करें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। यदि पीएच ज्यादा होगा, इंक्रीज करेगा, तो OH माइनस का कंसंट्रेशन तो बढ़ेगा, लेकिन H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो अब यहां पे समझना, लिखा हुआ है हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, बिल्कुल सही बात है, एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, बिल्कुल सही बात है। यही आंसर हो जाएगा, कौन सा वाला, बी वाला। अब लिखा हुआ सी हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन एज वेल एज हाइड्रोनियम आयन, नहीं भाई ये भी नहीं होगा, ठीक है। अभी देखो इक्वल कंसंट्रेशन बोथ, नहीं भाई इक्वल, यदि H प्लस आयन का और OH माइनस आयन का क्या हो जाएगा, बोलो, इक्वल कंसंट्रेशन होगा। ध्यान समझना, क्या लिखा हुआ, इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ हाइड्रोक्साइड आयन एंड हाइड्रोनियम आयन, तो क्या हो जाएगा, बोलो, न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन तो रिएक्शन हो ही नहीं रही है, क्योंकि आपको ही पता है जो पीएच लेवल है वो क्या जा रहा है, 10 से 11। 10 से 11 मतलब सिंपल बेसिक, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आंसर जो आ रहा है यहाँ पे, वो आंसर क्या आ रहा है, सिंपल बी आंसर आ रहा है। और यहाँ भी आंसर क्या आ गया बच्चा, बी आंसर आ गया। तो कितना आसान क्वेश्चन था, ध्यान समझना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है द टेबल प्रोवाइड द पीएच वैल्यू ऑफ द 4 सॉल्यूशन। आपको 4 सॉल्यूशन दे दिए गए हैं, P Q R S। आपको यहां पे बताना है सिंपल पीएच वैल्यू। तो पीएच वैल्यू आप कैसे बताएंगे, देखते हैं, ठीक है। वो तो दी गई है, आपको सॉल्यूशन दे दिया, पीएच वैल्यू दे दी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। तो क्या पूछ रहा है, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन का क्या पूछ रहा है बच्चा, बोलो, ऑर्डर पूछ रहा है, वो भी किसमें, बोलो, सिंपल इंक्रीजिंग ऑर्डर में। किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ध्यान से समझना, यहां पे यदि मैं बात करूं तो जो पीएच वैल्यू दी गई, अभी हमने जस्ट बताया था, यदि पीएच वैल्यू ज्यादा होगी, यदि पीएच वैल्यू आपकी इंक्रीज करेगी, तो सिंपल सी बात है, जो आपका OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। और जब OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, तो एक बात मुझे बताना सिंपल, ठीक है, एक बात हमें सिंपल बताना, तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, बोलो, डिक्रीज करेगा। मतलब हम सीधा सीधा बोल सकते हैं पीएच जो होगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। यदि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम होगा तो पीएच ज्यादा होगी, यदि पीएच कम होगी तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब सिंपल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ध्यान से समझना, यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, देखो यहां पे लिखा हुआ है, देखो पीएच वैल्यू दी गई है, तो हम पीएच वैल्यू से करते हैं। देखो सबसे कम यदि हम बात करें H प्लस आयन कंसंट्रेशन S में मिलेंगे, जो पीएच क्या है, बोलो, पीएच इसकी ज्यादा है, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन कम मिलेंगे। अब इससे ज्यादा किस में मिलेंगे, इससे ज्यादा मिलेंगे हमें Q वाले में। इससे ज्यादा हमें किस में मिलेंगे, इससे ज्यादा हमें मिलेंगे सिंपल किसमें, बोलो, R वाले में। फिर इससे ज्यादा किस में मिलेंगे, P वाले में। तो ये किसका आंसर हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा H प्लस आयन के कंसंट्रेशन का। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, देख लो भाई, SQRP, SQRP, बिल्कुल आंसर सी आ गया। और हमारा भी आंसर क्या आ रहा था, सी आ रहा था। तो चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। तो हो गई भाई बल्ले बल्ले। तो देखो अब आपको एक बात बता दे रहा हूं, आप इसी वीडियो को बार बार देखें, आपको कोई बुक वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है भैया। मार्केट में आप जाएंगे पैसा बर्बाद करें, क्यों करें भाई, अब यहाँ पे आपको वीडियो सॉल्यूशन के साथ, वो भी आपको एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ मिल रहा है, तो मोर देन एनफ है। इतना कर लोगे, बढ़िया से आपका पेपर हो जाएगा। इस बात को
ध्यान रखो, मतलब टर्म 1 तो आप फोड़ के आओगे, 100% बात है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अब लिखा हुआ है हाई कंटेंट ऑफ फॉस्फेट आयन इन रिवर यमुना मे लीड टू। देखो भाई यदि हम बात करें यहां पे हाई कंटेंट किसका होगा, यदि मैं हाई कंटेंट की बात करता हूं तो एक बात बताओ, यहां पे जो ऑक्सीजन लेवल है डिक्रीज करेगा, बोलो यही तो लिखा हुआ है। देखो डिक्रीज लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है ना, तो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है लेवल ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल सही बात है, ये बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा एंड इंक्रीज ग्रोथ ऑफ एल्गाई, बिल्कुल सही बात है, एल्गाई क्या होगा, इसकी ग्रोथ इंक्रीज करेगी। तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन कौन लेगा, बोलो यही लेगा, सिंपल सी बात है। तो अब आपको ये बात तो पता चल रही है, तो यहाँ पे जो डिक्रीज कर रहा है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन लेवल, और इंक्रीज क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है इंक्रीज एल्गाई की। तो आंसर सिंपल आपका ए आंसर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ए आंसर। अब हम बात करते हैं बी ऑप्शन की। बी क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है डिक्रीज लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड नो इफेक्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ एल्गाई। नहीं भाई ये तो गलत है, भाई एल्गाई की क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, नो इफेक्ट तो नहीं हो सकता ना, ऐसा तो नहीं है। लिखा हुआ सी ऑप्शन इंक्रीज लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड इंक्रीज ग्रोथ ऑफ एल्गाई, ठीक है। नहीं भाई इंक्रीज तो नहीं हो रहा ना, डिक्रीज हो रहा है ना, जो ऑक्सीजन लेवल हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो सिंपल ये तो नहीं होगा, तो आपका क्या नहीं होगा, बोलो सी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब हम डी की बात कर लेते हैं, डिक्रीज लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड डिक्रीज ग्रोथ ऑफ एल्गाई। नहीं भाई ये भी आंसर आपका गलत है। तो आंसर क्या है, सिंपल आपका आंसर ए होगा, और हमारा भी आंसर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो देखो भाई बल्ले बल्ले हो गया, पक्का वाला, कच्ची मुच्ची। देखो भाई जब भी मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं तो आप वीडियो को पॉज जरूर कर दिया करें। जैसे ही वीडियो को पॉज करेंगे फिर आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, उससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो, जब ना हो तब आप सॉल्यूशन को देखो, इस बात को ध्यान रखना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है इफ a sample of water containing detergent is provided to you, which of the following method will you adopt to neutralize it। तो देखो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहा है। आपको पता है पीएच क्या होता है 10 to 11, मतलब कैसा हो रहा था, बेसिक नेचर। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको क्या लाना पड़ेगा, बोलो, आपको सिंपल एसिड लाना पड़ेगा। एसिड लाना पड़ेगा तभी तो ये न्यूट्रलाइज होगा, बोलो तभी तो ये न्यूट्रलाइज होगा। तो आप क्या करेंगे, सिंपल आप यहाँ पे एसिड को लेके आ जाएंगे। तो एसिड को जब लेके आएंगे तो देख लो भाई यहाँ पे एसिड कौन है, बेकिंग सोडा, नहीं भाई विनेगर, बिल्कुल सही बात है, विनेगर से ट्रीटिंग कर दोगे तो बिल्कुल सही आंसर है। तो ट्रीटिंग द वाटर विद विनेगर, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। यदि हम आंसर देखते हैं तो आंसर क्या आ रहा है, सिंपल आंसर बी आ रहा है। तो आई होप आपको ये सेकंड वाला भी केस स्टडी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन पे। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है तो ध्यान से समझना, इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। चलो भाई तीसरे वाले पे चलते हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पे द स्ट्रेंथ ऑफ ए बेस डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल आयन। ये बात तो बिल्कुल सही है, प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन, मतलब सिंपल सी बात है, जो आपका बेस है, बेस डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन पे, ठीक है ना। जितना ज्यादा OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन होगा उतनी अच्छा वो क्या होगा, बेस होगा, ठीक, उतनी स्ट्रॉन्ग भी वो बेस होगा। ये बात तो क्लियर है। अब ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट ग्रेटर इज द स्ट्रेंथ ऑफ बेस। ये अभी हमने भी बताया था, अभी जस्ट हमने बताया जितने नंबर ऑफ क्या होंगे आपके, बोलो OH माइनस आयन होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो बेसिक होगा। ये मैंने भी बताया था, ठीक है। अच्छा हाउएवर सम बेसिस डू नॉट डिसोसिएट टू एनी एप्रिसिएबल एक्सटेंट इन वाटर, ठीक है भाई। जैसे एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। उसने बोला कि सम बेसिस होते हैं जो डिसोसिएट नहीं होते हैं, ठीक है ना, ज्यादा डिसोसिएट नहीं करते हैं एक्सटेंट ऑफ वाटर में, जैसे एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सम बेसिस डिजॉल्व इन वाटर टू गिव फॉर्म अल्कली। कुछ बेसिस क्या होते हैं, बोलो डिजॉल्व कर हो जाते हैं वाटर में तो वो क्या फॉर्म करते हैं, बोलो अल्कली का फॉर्म करते हैं। अच्छा
एग्जाम्पल्स ऑफ सच बेसिस आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल सही बात है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या बनाते हैं, अल्कली बनाते हैं, ठीक है। चलो लिखा हुआ है, एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग अल्कलीज लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर हाईली कोरोजिव, मतलब कैसे होते हैं, ये बहुत ज्यादा कोरोसिव नेचर के होते हैं, ठीक है, और कास्टिक इन नेचर, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर कॉमनली कॉल्ड कास्टिक सोडा, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और आपका क्या है बोलो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे हम सिंपल बोलते हैं कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, ठीक है। और यदि मान लो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आएगा तो उसे बोले कास्टिक पोटास, ठीक है, कास्टिक पोटास, सिंपल सी बात है। तो आप देखते हैं, चलो क्वेश्चंस देखते हैं फिर इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बड़ा मजेदार और बड़ा आसान है, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बेस। तो देखो भाई कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है यहाँ पे बेस का, लिखा हुआ है टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, नहीं भाई ये तो नहीं होता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना, यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बेस, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है ऑफ ए बेस। देखो यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो देखो आपको जो बेस होता है जनरली जो बेस होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को, सॉरी ब्लू लिटमस पेपर को नहीं, एक्चुअली रेड लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, नहीं भाई ये तो नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है टर्न्स फिनोल्फ्थालीन पिंक फ्रॉम कलरलेस। देखो यदि आपने बेस लिया, ठीक है, और बेस में यदि आपने फिनोल्फ्थालीन को ऐड किया, ठीक है, तो क्या कर देता है, ये आपका पिंक कलर में चेंज हो जाता है, कैसा हो जाता है, पिंक कलर में चेंज हो जाता है। तो हमें ये क्या बता देता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, सिंपल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी आंसर ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सी डिकम्पोजिस कार्बोनेट्स, नहीं भाई। गिव्स H+ आयन ऑन डिसोसिएशन, नहीं भाई ये भी नहीं है, डिसोसिएशन पे H+ आयन नहीं देता है, क्या देता है, OH- आयन देता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगे। तो सिंपल आंसर जो होगा वो बी होगा। तो आंसर भी क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, तो ध्यान से समझना, लिखा हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ बेस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ। तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ बोल रहा है, तो ध्यान से समझना, यहां पे क्या है, इट्स कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। वो कोई भी आपके स्ट्रेंथ ऑफ बेस निकालना है तो आपको OH- आयन का कंसंट्रेशन बोलो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। और जब OH- के आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, मतलब किस पे डिपेंड करेगा, पहला तो वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा OH- आयन के, ठीक है। चलो दूसरा लिखा हुआ है इट्स डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, बिल्कुल सही बात है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पे भी डिपेंड करेगा। यदि हम यहाँ पे बात करें तो सिंपल आपका जो आंसर होगा बोथ ए एंड बी हो जाएगा, सी आंसर इज करेक्ट। अब लिखा हुआ इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, नहीं भाई ये तो गलत है। तो सिंपल आंसर क्या है आपका, बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो याद रखना स्ट्रेंथ ऑफ बेस डिपेंड करती, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, क्लियर। तो आंसर देखते हैं, तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, सिंपल सी आंसर आ रहा है, और हमारा भी आंसर क्या आ रहा था, सी आंसर आ रहा था। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना, लिखा हुआ है द एसिडिटी ऑफ ए बेरियम हाइड्रोक्साइड। देखो हमने बताया था यदि हम बेरियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी की बात करें, एसिडिटी मतलब समझ लो कितने OH- आयन ये डिसोसिएट करेगा, तो ये करेगा सिंपल 2 OH- आयन को क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा, ठीक है ना। यही जितने OH- आयन को ये देगा एक्वस सॉल्यूशन में, वही उसकी क्या होगी, एसिडिटी होगी। मतलब एसिडिटी बोले तो सिंपल कितने OH- आयन दे रहा है, बोलो 2 दे रहा है, तो आंसर क्या हो गया इसका, 2। अब देख लो भाई ऑप्शन में 2 कहां है, बी आंसर हो गया, क्लियर। यदि यहाँ पे एसिड की हम बताते हैं बेसिसिटी और बेस की हम बताते हैं एसिडिटी, इस बात को ध्यान रखना,
ठीक है। यदि हम मान लो एसिड की हमें बेसिसिटी बतानी होती है तो वहां पे हम देखते कितने H+ आयन डोनेट कर रहा है एक्वस सॉल्यूशन में, और यदि हमें एसिडिटी बतानी है बेस की तो वहां पे हम देखते हैं कितने OH- आयन डिसोसिएट करता है। जितने OH- देगा उतना ही क्या हो जाएगी, उसकी एसिडिटी हो जाएगी बेस की। देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ये लाइन बार बार सुनना, ये बात लाइन इसलिए बार बार सुनना क्योंकि बच्चा कंफ्यूज रहता है, समझ में नहीं आता है। तो मैं बता रहा हूँ क्लास 11th में आप बहुत एन फैक्टर पढ़ेंगे, जब हम आपको पढ़ाएंगे या नीट और जेईई की तैयारी करेंगे तब मैं आपको वहां पे बताऊंगा अच्छे से डिटेल में, ठीक है। या जो बच्चे हमसे इस साल पढ़े तो उन्हें मैंने बहुत डिटेल में इनको एसिडिटी बेसिसिटी निकालना सिखाया हुआ है क्लास में ही, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे आंसर क्या आ गया, सिंपल आंसर बी आ गया, और हमारा भी आंसर क्या आ रहा था, बी आ रहा था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, तो ध्यान समझना, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्कली। तो यहाँ पे अल्कली की बात कर रहा है, यदि अल्कली कौन नहीं है, तो अल्कली मतलब बेस। तो देखो यहाँ पे हमने बोला था अभी, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जो ग्रुप बन के एलिमेंट जितने भी हाइड्रोक्साइड बनाते हैं वो सब क्या होते हैं, बोलो LiOH, NaOH, ठीक है ना, KOH, ये तीनों के तीनों जो होते हैं ये अल्कली होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, हम अल्कली, ठीक है। अच्छा यदि हम बात करें CuOH का होल ट्वाइस, ये क्या नहीं होते हैं, अल्कली नहीं होते हैं। तो सिंपल आंसर क्या हो गया, बोलो आंसर सी हो गया। पूछा था इज नॉट अल्कली, तो नॉट अल्कली कौन नहीं है, कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्लियर, तो आंसर भी देख लेते हैं, तो आंसर क्या है, सिंपल आंसर सी दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन भी एक केस स्टडी का, तो ध्यान से समझना है इसको। लिखा हुआ है विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमॉन्ग द फॉलोइंग। आपको यहां पे पूछा जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस बच्चा कौन होगा, जो OH- आयन दे दे आसानी से। तो OH- आयन कौन देगा, बोलो। यदि हम बात करें तो जितने भी अल्कली, जो अल्कली होते हैं ये कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस यहां पे कौन होगा, बोलो। अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं भाई, वीक। H2 नहीं, अमोनिया नहीं, NaOH। क्या हो जाएगा, सिंपल NaOH जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस उसे भी बोलते हैं जो 100% क्या हो जाए, आयनाइज हो जाए, ठीक है। मतलब 100% क्या दे दे, OH- आयन दे दे, तो उसे क्या बोलते हैं, हम स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। तो देखो आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल आंसर डी आएगा, ठीक है। समझ में आ गया, मतलब जो 100% डिसोसिएट हो रहे हैं उन्हें क्या बोल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बोल रहे हैं, ठीक है। और जो पार्शली डिसोसिएट होते हैं वो क्या होते हैं, बोलो, वीक बेस। इस बात को ध्यान रखना। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी और इन केस स्टडी को आपको समझ में आ भी गया होगा। इसी के साथ ये टॉपिक होता है यहीं पे समाप्त। मिलते हैं अपन इसी प्रकार के नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टाटा बाय बाय।